So, welcome to the Uncommon Talks by Pushkar and Johnny. So this is a disclaimer before starting the podcast and the interview with Vishal. So we are not promoting any share, any company, right? Any app. We are not sponsored by anyone, and we are just discussing our experiences about investing and how we invest, where we invest, right? So please apply your brains, gain knowledge, and do not be influenced by us. हमसे अच्छे पार्ट्स लो, नॉलेज लो, दैट इज़ इट. एंड वी आर विद विशाल भारद्वाज एंड ही इज़ माई कॉलेज सीनियर एंड वी यूज टू डांस टुगेदर. और अभी विशाल जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहा है. सबसे अच्छी चीज़, वो एक एंटरप्रेन्योर है और उसका ई रिक्शा का बिजनेस है, उगाटा एंटरप्राइज, राइट. एंड काफ़ी जगह इन्वेस्ट करते हैं. तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि अपने 20s में, अर्ली 20s में या फिर इवन 30s में भी आप लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और वेल्थ कैसे बढ़ा सकते हो. मनी नहीं, वेल्थ कैसे बना सकते हो अपनी कमिंग फ्यूचर में. सो विशाल, अपना इंट्रोडक्शन. दिस इज़ विशाल भारद्वाज एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ ओगाता मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड आवर फैमिली हैव इन्वेस्टेड इन वन कंपनी ऑल्सो जिसका नाम है वेजली. वेजली इज़ अ कंपनी वेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्जियाँ बेची जाती है. एंड जो हमारा कोर जो कंपनी है वो है ओगाता मोटर्स. इट इज़ अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस. इसमें हम ई रिक्शा कंप्लीट व्हीकल बेचते भी हैं एंड सेकेंडली अगर कोई किसी की ई रिक्शा की कंपनी है तो उसके लिए बनाते भी हैं, राइट. या तो ये जो आपका ई रिक्शा वाला है, तो इसमें क्या यूएसपी क्या है, ऐसा क्या डिफरेंट है? एक वेंडर से चलो मान लिया कि ई रिक्शा प्यारा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा अगर हो, पर तो उसके बिहाइंड जो थॉट है और जो उसके यूएसपी है वो क्या है? सबसे मेन यूएसपी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंटेंशन, राइट. इंटेंशन मेरी क्या थी ये कंपनी बनाने के लिए? इंटेंशन सबसे बड़ी ये थी कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. आप जब भी कोई कंपनी बनाते हो, जब भी आप कोई इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाते हो, एक ही चीज़ है जो उसको रेवोल्यूशनाइज करती है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग. सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस इंडस्ट्री में मेजॉरिटी प्लेयर्स, 99% प्लेयर्स वर अनऑर्गेनाइज्ड. मीन्स उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बस लोहे को आसपास जोड़ा वेल्ड किया वो आगे निकाल रहे हैं. या डेफिनेटली मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी का कुछ नहीं. 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर ई रिक्शा एकदम सरफेस पर जाती थी, एकदम ख़राब, टूट जाए, जंग लगे, कुछ भी हो. पेंट क्वालिटी ऐसी होती थी कि मतलब स्प्रे मारो और भट्टी में निकालो, केमिकल मारा, स्प्रे मारा, भट्टी में निकालो. एक्चुअली उसके लॉन्ग प्रोसेस होता है जिससे आपको लाइफ मिलती है. तो हमने फिर डिसाइड किया लेट्स मेक अ कंपनी वेयर अदर्स कंपनी कैन जॉइन अस एंड वी ऑल्सो कैन सेल. अच्छा. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही सेल करें. अगर इतनी बड़ी मार्केट है, इतने सारे लोग प्रोडक्ट चाहते हैं और दूसरे लोग भी अगर बेस्ट हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने में, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस एंड सेल योर प्रोडक्ट टू. आप दूसरे से भी उस रेट में बना रहे हो, हम भी उस रेट में बनाएंगे बट एट बेटर क्वालिटी. व्हाई डोंट यू कम विद अस, राइट. तो इस इंटेंशन से कर रहे थे बिकॉज इसकी मार्केट और इसके कस्टमर ना बहुत गरीब है. अच्छा. बहुत ज़्यादा गरीब है. कौन रिक्शा खरीदता है जिनकी सैलरी मुश्किल से 10,000 12,000 है, राइट. वो ई रिक्शा लेता है सो दैट वो 20,000 कमा सके. तो अभी ई रिक्शा का प्राइस किस रेंज में वेरी करता है? ई रिक्शा का प्राइस जो ऑन रोड पड़ता है इट वेरी फ्रॉम 1,20,000 टू 1,60,000. बिकॉज इसमें क्या है कि ये व्हीकल 350 किलो वेट होता है और चेसी का वेट 150 kg होता है. अच्छा. इसका हम कन्वर्जन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 125 से लेकर 140 रुपीज़ पर केजी पड़ता है. वेट रेंजेस अराउंड 18,000 टू 22,000 रुपीज़ अ चेसी. लेकिन इसका जो कंट्रोल सिस्टम वगैरह आता है उसमें लग जाते कम से कम 35,000, 30 to 35,000, 25 to 35,000 वेरी करता है कि आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट डाल रहे हैं. Okay. इसमें भी लोग प्रॉब्लम करते हैं. आप वही प्रोडक्ट आप 35,000 का डाल सकते हो और वही दिखने वाला प्रोडक्ट आप 20,000 का भी डाल सकते हो. फ़र्क क्या है? डुप्लीकेसी, सेकंड कॉपी. वो चल जाएगा 2-3 महीने लेकिन गया, फिर आप भरो. वही गरीब आदमी फिर 3-4 हज़ार रुपये उस प्रोडक्ट के हर 2-3 महीने में भरता रहता है. अब तो उसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है जो आपसे लेते हैं लोग? उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे है? वो अपना कैसे बिल्डअप कर रहे हैं बिजनेस वो लोग? उसमें बिजनेस ऐसे बिल्ड होता है जैसे कि सपोज मैक्सिमम ऊपर के टर्म पे लेते हैं, राइट. 1.5 लाख रुपए की रिक्शा है. उसमें क्या है कि अगर 1.5 लाख की रिक्शा है और उसके पास 40,000 रुपये 30-40,000 रुपये हर कोई जमा करके रखता है, डाउन पेमेंट करता है. उसकी डाउन पेमेंट बनती है पूरे 1-2 साल की
तकरीबन 7 से 10,000 रुपये, डिपेंड्स अपॉन एक साल क्या का। टेन्योर है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 1 साल से 2 साल के बीच में ये वेरिएशन। आराम से। अगर कोई बंदा, अगर इसकी रेंज पड़ती है 100 किलोमीटर, ठीक है, ई रिक्शा का काम है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना, 2 से 4 किलोमीटर जाना, 2 से 4 किलोमीटर आना, वही A to B, B to A, A to B, B to A, A to B, B to A, राइट। अब 2 से 4 किलोमीटर जा रहा है, एक टाइम पर 4 सवारियां बैठती हैं, हर एक से 10-10 रुपये लेता है, कितना हुआ 40 रुपये वो, ठीक है। वो अगर वो इतने राउंड मार रहा है, ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 4 इट्स इक्वल टू 20 राउंड्स, 20 राउंड्स इंटू 40, 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ तो उसके पक्के हैं, दिन में तो बनने ही बनने हैं, चाहे कुछ हो जाए। और ये बैटरी वगैरह जो मोटर है, बैटरी, कंट्रोलर एंड मोटर, तीन ही चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप पूरा असेंबल करके देते हो या फिर पूरा का पूरा असेंबल ऑन रोड करके देता हूँ मैं। इसमें कैलकुलेशन करता हूँ, अगर सपोज मीन एवरेज ले लेते हैं, अगर 8,000 रुपये EMI पड़ती है पर मंथ की, तो 25 दिन की हम रखेंगे EMI, तकरीबन 320 रुपये एक दिन की EMI पड़ती है। 25 दिन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 5 दिन उसने काम नहीं किया, बीमार हो गया, छुट्टी पे चला गया, ठीक है, डन, कुछ है ये सब है, तो 25 दिन लेता ले है, लिया। तो 320 रुपये पर डे हो गया, ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है, अगर वो सिर्फ 800 रुपये भी कमाता है, ठीक है, माइनस 320 वो EMI निकालता है 1 साल तक के लिए, ठीक है, 480 रुपये उसके दिन के आ रहे हैं, और वो 25 दिन काम करता है, तो 12,000 रुपये तो एक बार में उसके महीने के बन रहे हैं, विच इज़ ब्रेक इवन ऑफ वट एवर ही वॉज डूइंग अ जॉब। जॉब के लायक वो एक अपने हिसाब से वो बिजनेस ओनर हो गया अपनी गाड़ी का, राइट। 1 साल तक वो करेगा काम। अब यही 800 रुपये वो चाहे तो ये 2 से 2,500 कर सकता है। कैसे? नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ा के, या नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ा के। नंबर ऑफ पैसेंजर। अब जरूरी नहीं ना कि एक बारी में सिर्फ 4 पैसेंजर आते हैं, हो सकता है बीच में एक रहेगा फिर दूसरा भी चढ़ेगा। और इसकी लाइफ कितनी होती है इस मॉडल की? प्रोडक्ट की लाइफ, हाँ, प्रोडक्ट की लाइफ कम से कम 2 से 3 साल होती है, ठीक है, और 1 साल के लोन होता है। 1 साल में वो लोन छुट्टा करता है, फिर बाद में जो भी उसकी EMI है वो कैंसिल आउट हो जाती है, एंड जो बाकी 320 रुपये होता है वो उसके एड ऑन होते हैं। तो फिर वो बस रिसीविंग एंड पे रह जाता है, कुछ जा नहीं रहा है, लोन वगैरह ना EMI जा रहा है, कुछ नहीं है, फिर उसके बाद बस बिजनेस बढ़ाने की सोच सकता है वो। एग्जैक्टली। तो या तो वो रेंट आउट भी कर सकता है, 2-3 ई रिक्शा लेके उनको रेंट पे दे दे, शाम को आए कलेक्ट करे, उनमें से थोड़ा बहुत उनको दे और थोड़ा बहुत खुद रखे। ये भी कर सकता है कि उसने 4-5 रिक्शा खरीदी, ठीक है, एकदम 0 कॉस्ट पे उसने 350 रुपये में उसने दी, ठीक है, भले ही 1 साल के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये 80 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, पर रिक्शा, ठीक है, इंटू 4 इंटू 25। उसके घर बैठे बैठे अगर वो सिर्फ लोन पे ई रिक्शा देता भी है, घर बैठे बैठे उसकी EMI एडजस्ट होने के बाद भी 8,000 रुपये पर मंथ आ रहे हैं। अब जैसे ही ये 8,000 रुपये की EMI 1 साल में गई और उसने 1-2 साल एक्स्ट्रा चलाई गाड़ी, तो आप इमेजिन करिए 350 इंटू 4 इंटू 25, 35,000 रुपये 1 साल के बाद उसकी 8,000 सीधा जंप उसकी राइट, 35,000 में जाएगी। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स गेम। हाँ, और स्केलिंग अप। स्केलिंग अप, आप कितना सेफली आप इंटरेस्ट को और नंबर्स को मैनेज कर सकते हो, दैट इज बिजनेस एंड दैट इज फाइनेंशियल नॉलेज। राइट, अब इसी टॉपिक से जंप करते हैं डायरेक्ट फाइनेंस पे ही। फाइनेंस में आपको क्या लगता है कि हमारे 20s में, मैं भी 20s में हूँ, आप भी उसमें हूँ, या तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कहाँ कहाँ करते हो और उससे कैसे गेन करते हो और कैसे अपनी वेल्थ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? सबसे मेन चीज़ है आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए अपने नॉलेज पे। नॉलेज अगर आप में है तो विद टाइम दैट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, योर वर्क कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। अगर नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी काम करते हैं, आप सिर्फ टाइम वैल्यू खो रहे हैं अपनी लाइफ की। जब भी जितना भी आप यंग है, जितनी नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज और स्टडी में डिफरेंस है। लोग स्टडीज़ को नॉलेज समझते हैं, नॉलेज एंड स्टडी इज़ वेरी डिफरेंट। राइट, नॉलेज इज़ व्हाट इज़ यूजफुल, स्टडी इज़ व्हाट you vomit and get numbers। एग्जैक्टली, वो क्रैमिंग अप हो गया। एग्जैक्टली, राइट। सो अगर किसी में नॉलेज है किसी भी 2-3 चीज़ों की, इन विद 2-3 टॉपिक्स, वो पूरा का पूरा एक बिजनेस क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर किसी पास स्टूडियस नॉलेज है, वो सिर्फ जॉब कर सकता है। अब नॉलेज में आ गया कि आपका पैशन क्या है, लाइक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है। अब नॉलेज आप उसी पे गेन करना चाहोगे, या फिर अगर बहुत ही डायर नीड है, देन यू गो टू समथिंग दैट गिव्स यू वैल्यू और मनी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है तो सिर्फ पैसे कमाने वाली चीज़ पे जाओगे, ना कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे। ऑल्दो इंटरेस्ट पे जाओगे, पैशन पे जाओगे, वो भी कमा के देगा। 2 तरह के हम करियर में जाते हैं, सिर्फ 2 ही तरह के करियर हैं। एक है या तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, या फिर आप जॉब। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं होता अर्निंग का, ठीक है।
एंड उनसे जो पैसा निकलता है वो आप बाकी जगह इन्वेस्ट करते हो, वो आपकी क्रिएट करती है वेल्थ। अब हम जाते हैं कि जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योर लेता है रिस्क, जॉब रहता है अपना सिक्योर्ड, उसकी अगर सपोज 40,000 सैलरी है तो अगले साल उसकी इंक्रीमेंट होकर 40,000 45,000 हो जाएगी या फिर 50,000 हो जाएगी। इफ ही इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीवेयर, उसमें खर्चा ही है बेसिकली, सिर्फ खर्चा ही है, इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा, 45,000 हो जाएगी, फिर उसके अगले साल 60 हो जाएगी, उसके अगले साल ऐसे ऐसे 10% जो भी इंक्रीमेंट, होता है, ज़्यादा हाँ, नहीं हो। जो मिनिमम ये रहे स्टैंडर्ड। अब बिजनेस का क्या होता है, अगर वो उसको नॉलेज है, कंडीशन एम्प्लॉय उसको नॉलेज है, उसको पता है व्हाट ही इज डूइंग एंड बिजनेस टेक्स टाइम, तो होगा क्या, वो आज 10,000 कमाएगा, कल 30,000 कमाएगा, अगले महीने लॉस करेगा, फिर 20,000 कमाएगा, ऐसे ऐसे वेरी करता रहेगा। एक साल तक उसकी एवरेज बनेगी 20-30,000 ही बनेगी, जो कि एक जॉब वाले से कम है। लेकिन जैसे ही टाइम 2 साल फ्लिप हुआ और उसको क्लिक हुआ, वो 20-30,000 की ना कब 25 लाख हो जाएंगे पता नहीं लगेगा, लेकिन कभी भी 40,000 वाला ना अचानक से 25 लाख पे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, वो ब्रेक आता है जब उसके लिए एक्चुअल वाला। जैसे यूसेन बोल्ट कहता है कि मैंने जो रेसेस जीती हैं उससे पहले मैंने 4 साल जो मेहनत करी है वो कोई नहीं देखता, मैंने 4 साल इतनी रनिंग करी है, इतने रेस करे हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर 9 सेकंड के लिए, उस 9 सेकंड के लिए मैंने 4 साल लगाए हैं। तो वही वाला हिसाब बिजनेस में भी है, आपको पूरा हसल करना है, पूरा हार्ड वर्क देना है, कई बार आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये बहुत बार होगा, और यही हम आज तक सुनते भी हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं कोई भी है, एक बार में रिजल्ट नहीं आता है, बिल्कुल आ गया तो किस्मत की बात है, और वो फिर ऐसी लक है फर्स्ट टाइम वाला। बट राइट कि एक बार हार्ड वर्क दिया वो परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी रहती है हर चीज़ में, चाहे वो फिटनेस हो, फाइनेंस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे पैशन हो। डेफिनेटली। एंड आई वांट टू लेट यू नो कि लास्ट ऑलमोस्ट 4 साल होने वाला है मुझे काम करते हुए। अगर मैं अपनी एवरेज सैलरी आज से लेकर पिछले से कैलकुलेट करूँ तो मेरी एवरेज सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज़ पर मंथ रही पिछले 4 साल से, और मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे आसपास के जो दोस्त हैं, उनकी सिक्योर्ड इनकम 40 to 50,000 तो रही होगी, जितना मैं जानता हूँ, बिकॉज एक्सपीरियंस गेन होता है। अब इसमें बट है कि बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इट्स गोना बी 10x, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज जिस हिसाब से अब मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया है, मेरे डैड ने सेक्रीफाइस किया, मेरे ब्रदर ने सेक्रीफाइस किया है, वो फल पिछले 4 साल, मैंने 4 साल स्ट्रगल किया, आई नेवर गिव अप इन 4 years, दैट्स वाई टुडे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले आने वाले साल जितने भी मैंने इन्वेस्ट किए हैं अपनी नॉलेज में, अपनी मेहनत में, वो आगे मुझे देंगे, एंड आई एम वेरी श्योर। वो किसी भी फॉर्म में, और चाहे किसी भी पहला रिजल्ट तो हम देख ही चुके हैं, जो मैंने बाइक बुक कराए थे हम। तो इस साल विशाल भाई ने अभी रिसेंटली एक कावासाकी लिया वर्सेस 650, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक्स ब्रो। एक्चुअली वो तुमसे ही इंस्पिरेशन मिली थी कि भाई यार मेरे पास 200 सीसी की बाइक थी, मेरा जूनियर लेके आ गया 650 सीसी, अब मुझे कुछ करना है, तो फिर मैंने करा कुछ ना कुछ करके, मेहनत करी, और आई वॉज केपेबल इनफ टू गिव अ डाउन पेमेंट एंड गेट इट। वो 2 महीने के अंदर उसे स्क्वीज आउट कर दिया भाई ने। भाई ये जो 2 तरह की चीज़ें आपको ना पुश करती है, ठीक है, 2 तरह की ईगो होती है, कंस्ट्रक्टिव ईगो, एक डिस्ट्रक्टिव ईगो। राइट, मैंने आपसे कंस्ट्रक्टिव ईगो क्लैशेस हुए थे मेरे आपसे, कंस्ट्रक्टिव, राइट। अगर नेगेटिव होते तो मैं शायद आपकी बाइक दोबारा नहीं दिखता। कंस्ट्रक्टिव होता है यार, मैं भी आप एक वो बाइक लेता और आपके साथ राइड पे चलता। 2 ही तरह की चीज़ें होती हैं। अब वो हम पे होता है कि हम चूज क्या करते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। हाँ, तो एक पॉजिटिव सेंस में आप लेके गए उसको, वो बेसिकली एक पुश मिल गया कि यार अब तो लड़के ने ले लिया, तो बड़े भाई को भी कुछ ना कुछ अब तो दिखाना पड़ेगा करके। यार मैं ही बड़ा हूँ फिलहाल, अभी तू नहीं हुआ। यही कंस्ट्रक्टिव चीज़ है ना। हाँ, यही तो आपको फ्रेंडशिप में, फ्रेंड सर्कल में पुश करता है कि ऑलवेज लुक whoever is above you, राइट, उससे सीखो और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करो। हाँ, उसको ड्रैग मत करो, उसको ड्रैग करोगे तो आपका टाइम खराब हो रहा है, और क्या आप पता अगर नीचे तो आप ड्रैग कर रहे हो तो आप वहीं खड़े हो ना, पुल करके ऊपर बढ़ना चाह रहे हो तो आप भी बढ़ रहे हो, वो भी बढ़ रहा है, साथ साथ दोनों बढ़ रहे हो। तो अगर पूरा फ्रेंड सर्कल जैसे बढ़ता है तो मेरे को तो हमेशा ही खुशी होती है। मेरी फ्रेंड सर्कल में अगर मुझे कोई दिखता है कि मुझे कोई नीचे खींच रहा है, मैं तो उसको मैं कहता हूँ जा भाई, मेरे को तेरे को टॉक्सिक पीपल हो, नेगेटिव हो, इसी वजह से मेरी लाइफ में लोग बहुत ही कम है। हाँ, राइट। बट आई एम हैप्पी, जितना छोटा आपका सर्कल रहता है ना, उतनी छोटी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है। ये तो है, ड्रामे कम होते हैं, ड्रामे लेस ड्रामा। मैं बहुत क्विक होता हूँ अपने एक्शंस पे। आई एम अ वेरी क्विक थिंकर, आई एम मतलब बहुत क्विक एक्शन लेता हूँ।
ये डिसीजन मेकिंग Yeah. ऐसे रैपिड इंस्टेंस में, और ये काम आती है कहाँ, फाइनेंस में, और वो भी स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट्स कब स्टार्ट किया आपका जो छोटा भाई है वो पारस भी अपना एक चैनल चलाता है, उस चैनल के बारे में बता दो थोड़ा, और ताकि व्यूअर्स और ऑडियंस जान दें, तो उसका भी प्रमोशन होएगा, प्लस आप उससे भी कभी बात करेंगे, और आपकी जो नॉलेज हुई है अभी तक तब से लेकर अब तक जब स्टार्ट किया था स्टॉक का, तो उससे जो वेल्थ जनरेट हुई और कहाँ कहाँ करते हो, कैसे प्रोसेस क्या रहता है आपका देखने का, जैसे आपने मेरे को सिखाया था एनालाइज करना कि ये देख, पहले कंपनी के बारे में पढ़ो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, फिर उसकी बैलेंस शीट देखो, फिर समझो कि उसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, कि कितना जाएगा, उसकी मार्केट कैसी चल रही है, आने वाले साल में क्या होने वाला है उसके में, सो उसमें क्या है, और बाकी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो भी। मेरे ख्याल से आधा आंसर तो तुमने दे ही दिया अपने क्वेश्चन में। उसकी बैलेंस शीट देखो, उसका प्रोजेक्शन देखो, उसको क्या देखो। राइट, तो स्टार्ट कैसे हुआ था आपका ये एकदम से कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इन्वेस्टिंग मैंने करी थी लॉकडाउन से जस्ट पहले, म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया था विद वेरी स्मॉल अमाउंट, 2-3,000 रुपीज़। उससे पहले कोई एक्सपीरियंस था? उससे पहले मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस था। ठीक है। लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले 2020 में स्टार्ट किया है? 2020 में स्टार्ट किया था। 1.2 ईयर्स हो गए मुझे। उससे पहले 2 साल से पहले से पता था मुझे ये चीज़ म्यूचुअल फंड वगैरह होती है, एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बस ये टर्म पता थी, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट व्हाट रिस्क, हाउ, भाई ये नीचे क्यों जा रहा है, भाई ये ऊपर क्यों जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पैसे डाल दिए, और ज़्यादा नहीं डाले, इतने डाले कि अगर मेरे बर्बाद भी हो गए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। टू गेन एन एक्सपीरियंस की कैसी फीलिंग आती है जब आपके परसेंटेज डाउन और अब दिखते हैं। दिल मजबूत होना चाहिए ना लॉस लेने के लिए भी तो। हाँ, जब अप होते तो बड़ा मजा आता है, अरे भाई सही है। जब नीचे जाता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन ना उस बीच में हम भूल जाते हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट किस पर्पज से कर रहे हैं। क्या हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, या फिर हम 2 दिन के लिए कर रहे हैं, या हम 6 महीने के लिए कर रहे हैं। राइट। अगर मैं लंबे समय के लिए करता हूँ और मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है कि भाई नीचे जाए ऊपर जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नीड नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है कि उस जो आपने शेयर निकाल के लगाया है अपने चंक में से, ठीक है, तो वो आपको भी नीड नहीं है, तो हाँ लॉन्ग टर्म लगा सकते हो। एक्चुअली राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, इट्स अ बंच ऑफ स्टॉक्स। राइट। वो फंड मैनेजर्स आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, राइट। उनका एक पोर्टफोलियो होता है, वो उसको मैनेज करते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे वो पोर्टफोलियो इंक्रीज करता है, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ऐसा होता है। तो आपको वो बहुत ढंग से सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं, सबसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद स्टॉक्स में, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस वर्जन में आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि आपको देखना चाहिए कि उसने किस क्वालिटी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ, और जो जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्या वो रिस्क वाली है या स्टैब्लिश्ड है, जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ करती है और जिनकी डिमांड है उनमें किया है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड मिलेंगे कि जिनका CAGR 5% है, किसी का 14% है, किसी का 20%, किसी का 8% है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनके स्टॉक्स की सिलेक्शन ऐसी होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, रिटर्न्स हर साल बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हर एक के कंपटीशन होता रहता है। बिकॉज ज़्यादा स्टॉक रिस्क होंगे तो ज़्यादा बाउंस होगा। तो कभी कभी नीचे वाले जो कम परसेंटेज में चल रहे होते हैं, एक साल में वो ज़्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं कंपेरेटिवली जो पहले से ज़्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं। तो फिर लोग ना उस के पीछे भागते हैं जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है। भाई ये गलत है। अगर उसने अभी ज़्यादा रिटर्न दिया है तो हो सकता है कि वो उसका रॉकेट का इंजन फ्यूल ख़त्म हो गया है, वो अब कूल डाउन होगा, वो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा, राइट। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए म्यूचुअल फंड में भी, राइट। तो इसमें भी जो इंटरेस्ट होता है और जो रिटर्न्स होते हैं बेसिकली, तो एक चीज़ हो गई स्टैटिक रिटर्न्स, एक हो गया काफ़ी फ्लक्चुएटिव रिटर्न्स। तो जैसे इसमें भी एक और चीज़ ऐड होती है, फिर SIP रिटर्न्स हो गए, रोलिंग रिटर्न्स हो गए, ट्रेलिंग रिटर्न्स हो गए। अब ट्रेलिंग में होता है कि मंथली कितना कितना हो गया, रोलिंग में हो गया कि आप ट्रेलिंग में हो गया मंथ, ये ईयरली कितना है, एक ईयर से एंड तक इतना, साल का पूरा। रोलिंग में हो गया कि हर महीने आपको कितना कितना मिल रहा है। 4,000 डाल रहे हो, ठीक है, 4,000 का कितना आ रहा है, 5 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, हर महीने 4,000 रुपये आपको कितना मिल रहा है। फिर आ गया आपका SIP रिटर्न। तो आप किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हो कि स्टैटिक में या फ्लक्चुएटिव में, किस में जाना चाहिए? और स्टार्टिंग में अगर बिगिनर्स है तो? अगर बिगनर्स है ना, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी जॉब पे टिके रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, अच्छा, और आप बिजनेस करते तो बिजनेस पे टिके रहना चाहिए। बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ब्लू चिप म्यूचुअल फंड टॉप 2 या एक कोई सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कोटक या फिर HDFC में से कोई भी उठा के।
मेनली आई प्रेफर एक्सेस, Axis, ठीक है। पिछले कम से कम 2013 से बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो क्या वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है या फिर एक्सपोनेंशियली? कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो एक्सपोनेंशियली कंसिस्टेंटली बढ़ता है। जैसे हमारी निफ्टी बढ़ रही है ना, हाँ, हाँ, वो उससे बस 2-3% या एक्स्ट्रा रिटर्न देता है। ओके, ग्रेट। 2-3% देता है, ऐसा नहीं कि भाई अगर निफ्टी ने पिछले साल से 10% रिटर्न दिया तो वो 24 देगा, ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपको मार्केट से बेटर रिटर्न मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो ठीक है, और उसमें वो है थोड़ा एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं, राइट। बट मेरा उल्टा हिसाब है, मैं म्यूचुअल फंड इनमें नहीं करता, मैं इंडेक्स फंड में करता हूँ। इंडेक्स फंड क्या होता है, जो आपका निफ्टी इंडेक्स है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो लॉन्ग टर्म में जो एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड का वो है 0.01, और जो बाकी ऐसे म्यूचुअल फंड इनका 0.7 से लेकर पड़ता है 1.5 से 2% तक। जो ये परसेंट का है, अगर आपकी वैल्यू नीचे जा रही है तो भी वो उतना आपके फंड का कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वैल्यू ऊपर जा रही है तो भी उतना परसेंट आपके फंड का, टोटल फंड का कंज्यूम कर रहे हैं। तो इतना परसेंट लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज़्यादा जाता है। सपोज अगर आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार की SIP करते हैं हर महीने, और आपका पोर्टफोलियो बनता है तकरीबन अगले 20-25 सालों में 5-6 करोड़ का, ठीक है, उसमें से कम 70-80 लाख रुपए ऐसे होंगे जो आप सिर्फ एज एन एक्सपेंस रेशो दे चुके होंगे। तो क्योंकि वो एवरेज आउट हो जाता है जब मार्केट गिरता है। SIP में तो ऐसे होता है ना प्रोसेस कि बढ़ा तो बढ़ा है तो ऐड हो रहा है, लेकिन जब गिरता है तो आपका पूरा गिरता नहीं है, वो एवरेज आउट हो जाता है। ये तो SIP होगी, मैं एक्सपेंस रेशो का बता रहा हूँ। एक्सपेंस रेशो और SIP दोनों डिफरेंट चीज़। अच्छा, ठीक है। एक्सपेंस रेशो होता है चाहे आपका स्टॉक बढ़े चाहे घटे, वो लोग इतना परसेंट आपके फंड का उस वक्त पे जो भी है फंड उतना यूज करेंगे अपने मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, ठीक है। सपोज आपने 1 लाख रुपए डाले, तो वो लोग 1 से 2% आपका 1-2 हज़ार रुपये अपने पास रख लेंगे, तो आपके इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 98,000 रुपीज़। तो वो सर्विस चार्ज की तरह है काइंड ऑफ। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन ये 1-2 हज़ार रुपये भी ना बहुत मायने रखते हैं लॉन्ग टर्म में। एग्जैक्टली। अगर आप 1-2 हज़ार रुपये 20 साल पहले रखते तो आज के टाइम पे क्या होते, वो आप SIP वन टाइम कैलकुलेटर से देख सकते हो, राइट। और वही 1-2 हज़ार रुपये अब अगली बार आपने 10 लाख रुपए डाले, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का 1-2% विच इज 10,000-20,000 रुपीज पड़ जाता है, विच इज ऑल्सो अ लॉट। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी उसका वो परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आई प्रेफर इंडेक्स फंड बिकॉज में 0.0% एक्सपेंस रेशियो है। तो इतना अगर आप 10 लाख रुपए डालते हैं तो मुश्किल से 1,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर आप 1,000 रुपये डालते हैं तो 1 रुपये या उससे भी कम लगेगा। ये हो गया इंडेक्स फंड। तो आई प्रेफर इंडेक्स फंड बिकॉज अगर म्यूचुअल फंड 2-3% एक्स्ट्रा दे रहे हैं माना, बट जो एक्सपेंस रेशियो एडजस्ट करने के बाद जो पड़ता है ना वो उतना ही कम हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म में अगर चेक करो, लॉन्ग टर्म में देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो म्यूचुअल फंड हो गया कि आप पैसे दे रहे हो लेकिन आपको एप्पल की एक बाइट लेके वो एप्पल दे रहा है। हाँ, अब ये देखिए आप ये लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में, वेल्थ कैसे आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है। अगर सपोज कल को जो फंड मैनेजर है 2-4 साल 10 साल बाद वो फंड मैनेजर मर जाता है या फिर चेंज कर लेता है, बुढ़ा हो जाता है, रिटायर होता है, कुछ भी होता है, दूसरा फंड मैनेजर आता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो आपका वो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, तो आगे जाके आपकी क्या गारंटी कि वो फंड आपका आगे बढ़िया उतना ही रिटर्न देगा? नहीं देगा ना, गारंटी नहीं है, हो सकता है ज़्यादा ना दे, राइट। लेकिन इंडेक्स फंड भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ही है। अच्छा। इंडेक्स फंड क्या करता है, जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं ना वो उसको बाहर कर देता है, और जो बढ़िया परफॉर्मिंग स्टॉक होता है उनको अंदर डाल देता है, तो वो तो मैनेज ही हो रहा है ना अच्छी तरह से। जब वो मैनेज हो रहा है कम एक्सपेंस रेशो पे, वो भी दिग्गज लोग हैं, वो इंडिया की कंपनी के इंडेक्स बना रहे हैं, राइट। उनमें इन्वेस्ट करो ना। आप वैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्यों जा रहे हो भाई, मेरे को मिल सकता है भाई। जब बेंचमार्क आपकी स्टॉक मार्केट है, ये निफ्टी है, सेंसेक्स है, बेंचमार्क यही है, तो बेंचमार्क पे रहो ना, राइट। अब हो सकता है वो नीचे जाए, दूसरा हो सकता है वो नीचे ऊपर जाए, वो नीचे हो जाए। स्पेकुलेशन में मत जाओ। स्पेकुलेशन में क्यों जा रहे हो? लॉन्ग टर्म जो है उसमें स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर तो उसी में इन्वेस्ट करो जो जस्ट सिंपल और इजी है। जस्ट इंडेक्स फंड, वो इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। जब वो इंडेक्स फंड 1992 में निफ्टी लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी देख लो वो ऊपर ही जा रहा है। इन बीच में हिकअप्स आते हैं, जब भी हिकअप्स आते हैं दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर, बिकॉज आपको डिस्काउंट में मिल गया ना, आप ज़्यादा वैल्यू ले सकते हो, राइट। उसमें तो और ज़्यादा पैसे डालो, तब क्या करते हैं पैनिक में लोग आते हो बेचो बेचो बेचो। बट इसमें एक इशू ये भी तो होता है कि कई बार जैसे जब मार्केट भी गिरती है तो मार्केट गिरने के रीजंस काफ़ी सारे होते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम जब गिरी थी तो कोविड था, जब 2003 में आया था रिसेशन बहुत गंदे वाला, 2003-4 में 8
अच्छा 8 में आया था, सॉरी 8 में आया था, 2008 में जब आया था रिसेशन, तब बहुत गंदा रिसेशन आया था, तब गिरे थे और तब कई लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, बट कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, देन व्हाट? हमेशा इसकी 2 स्ट्रैटेजी होते हैं इन्वेस्ट करने की। हमेशा ना जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसका 50% आपके पास कैश में रहना चाहिए, लिक्विड फंड में आपका रहना चाहिए। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो उसका हाफ 10,000 आप डाल दो लिक्विड फंड में, उसको भी नहीं छेड़ोगे, उसको भी नहीं छेड़ोगे। जब गिरेगी मार्केट तो वो उस फंड को डालोगे, SIP भी कंटिन्यू करोगे और उस फंड को डाल दोगे। लोगों को पैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ना 10,000 आता है 10,000 डालता है, 10,000 आता है 10,000 डालता है। ये होता है FD वाला सिस्टम। बताओ। तब इसमें टाइप्स देता हूँ आपको, जैसे सिलेक्ट करना जो यूजुअली इंडियन पेरेंट्स में भी और हमारी पूरे उसमें सिस्टम में इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल बना हुआ है कि इसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो आपके अकॉर्डिंग लेट्स से PPF, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, SIP, FD एंड इक्विटी, राइट, एंड लेट्स से म्यूचुअल फंड्स एंड एक और ले लेते हैं कोई, म्यूचुअल फंड्स के अलावा कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है टाइप? डेट फंड होता है। डेट फंड होता है, ओके। तो उसको आप कैसे रैंक करोगे सबसे बेस्ट से लेके लो में? सबसे बेस्ट में मैं जाऊंगा म्यूचुअल फंड, सेकंड में जाऊंगा इक्विटी, ठीक है, इक्विटी की नॉलेज चाहिए थे, थर्ड में जाऊंगा डेट फंड। आई विल नॉट सजेस्ट फॉर FD, प्रोविडेंट फंड, फलाना ढिमकाना। वाई? बिकॉज इन केस कोई प्रॉब्लम आती है इन नियर फ्यूचर, 2-3 साल बाद, 1 साल बाद, आप FD तोड़ोगे तो आप पे टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी भयंकर वाली। अच्छा, ठीक है, बहुत भयंकर वाली। एग्जिट लोड लगेगा, ऊपर से जो आपका टैक्स बनता है वो भी मोटा होगा। LTCG से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टैक्स उतना लगा जितना आप टैक्स स्लैब में लाया करते हो। LTCG कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो म्यूचुअल फंड में होता है और स्टॉक्स में होता है 10% ओनली। अच्छा, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में और आपने FD करा रखी है तो आपको 30% पे करना पड़ेगा। शिट। आपके रिटर्न भी कम है और आपका टैक्स भी ज़्यादा है, राइट, वाई? और आपको मिल भी नहीं पा रहा वो। अब PPF में जाते हैं, ठीक है, वो आप लॉन्ग टर्म 25 साल के लिए करते हैं, आपको कंसिस्टेंट 9%, 7-8, 9%, 11% तो नहीं रिटर्न। इंटरेस्ट रेट अच्छा है पर वही है, स्टक हो जाता है मनी। 11% आपका पैसा स्टक हो गया, कल को आपको जरूरत पड़ेगी, हम निकाल लोगे? नहीं निकाल। तभी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। यस, डेफिनेटली। तो मैं 3 जगह अपने पैसे रखना प्रेफर करूँगा। डेट फंड 50% डेट फंड। वाई? ठीक है, इसका रीज़न भी देते जाना साथ साथ। ठीक है, देता हूँ। बाई चांस जैसे कि मेरी इनकम पूरे साल में 10 लाख है, एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो अपनी इनकम का 6 महीने का फंड मैं डेट फंड में रख दूंगा, दैट इज़ एन इमरजेंसी फंड। 5 लाख रुपए डाल, ओके, बाकी जो 10 लाख रुपए वो मैं स्टॉक में डाल दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास जमा है 10 लाख रुपए, बाकी 10 लाख रुपए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई कर दूंगा। 50% म्यूचुअल फंड, 50% स्टॉक्स। नहीं 10 लाख में बात करते चलो, ठीक है, थोड़ा इजी समझ आ रहा है, ठीक है, उनको भी मुझे भी। ठीक है। 10 लाख है, 10 लाख में से हमने 5 लाख डाले डेट फंड में, ये 5 लाख बचे हैं, उनको कैसे इन्वेस्ट करो? तो मैं 2.5 लाख रुपए डालूंगा म्यूचुअल फंड में, ठीक है, पीरियडिकली एक बार में डालूंगा। अच्छा, SIP में, और स्टॉक्स में उन्हीं स्टॉक्स में डालूंगा जिसमें मुझे वैल्यू मिल रही है, नहीं तो मैं वो 2.5 लाख रुपए फिर भी बफर रखूंगा, क्योंकि स्टॉक्स आपको साल में 2-3 अपॉर्चुनिटी देते हैं, अच्छी वैल्यू है इन्वेस्ट करने। लेकिन म्यूचुअल फंड सिर्फ हो सकता है साल या 2 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन स्टॉक्स हमेशा हर साल में 2-3 बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, आपको वैल्यू मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगी। जैसे अभी HUL और नेस्ले का देख लो, HUL नेस्ले ने कम से कम 4 बार अपॉर्चुनिटी दी है उसी लेवल पे बाय करके और आगे के लेवल सेल करने के लिए। अभी 1 महीना पहले फरवरी में था 2360 तक, 35 पे आया, 35 से 21 पे आया, 21 से नीचे भी गया था आई गेस। तो वो थी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब वो उसको पता कि रिवर्सल आएगा तो वो ऊपर जाएगा, क्योंकि HUL की न्यूज़ भी आई थी कि FMCG इंडस्ट्री के लिए टैक्स वगैरह कम होने वाला है। अब तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि आपको अपडेटेड रहना होगा न्यूज़ के साथ, राइट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बजट आया था, राइट, तब उन्होंने बोला था कि FMCG फर्म्स के लिए, और ये कुछ पर्टिकुलर फर्म्स हैं, जैसे ब्रिटानिया थी, HUL थी, मारिको थी, तो ये 3 थी, इनके लिए बोला था कि इनमें तो बेनिफिट होना ही होना है डेफिनेटली, क्योंकि इनका टैक्स कम करने वाले तो काफ़ी ज़्यादा, तो वो बेनिफिट होता। अगर टैक्स कम होगा तो बिक्री बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा तो भी बिक्री में बढ़ाव नहीं होगा, बट उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बनाते ही ऐसी हैं जिनकी नीड है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आपके सोप है, आपकी दाल चावल, ये सब कुछ जूसेस वगैरह जो गर्मी में काम आने वाले, सब कुछ ये FMCG फर्म्स बनाती है। तो आपका कहीं ना कहीं या तो प्रॉफिट बढ़ेगा उसका, या उसकी सेल बढ़ जाएगी, दोनों केस में आपके पास शेयर ऊपर ही जाना है।
तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में डाल के मैं दोबारा उसको देखूंगा नहीं, आई विल कीप ऑन पोरिंग दैट 4,000 5,000 5,000 पर मंथ। 100% मेरी का 25% मेरा गया, जो मेरी सेविंग्स वगैरह 25% गया म्यूचुअल फंड में। आई विल नॉट सी जो मेरे शेयर्स हैं, आई विल शेयर बाय दो शेयर एट दोज वैल्यूज। मैं 2 डीमैट अकाउंट बनाऊंगा अपने। अच्छा 2 डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी है, एक है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और एक है ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। तो मज़ा आना चाहिए ना खेलने में, हाँ है ना। अच्छा लगता है कि रिस्क भाई है तो इश्क है। लो पे बाय किया, हाई पे सेल किया, थोड़ा सा प्रॉफिट करके पार्टी कर ली, रैली आई तो रैली में तो बहुत मजा आता है, बड़ा मज़ा आता है। तो सारा टाइम इन्वेस्ट करते रहो, फिर वो मज़ा नहीं आता, बाद में निकालो। थ्रिल खत्म हो जाता है लाइफ में हाँ। इन्वेस्ट करने तो का। मैं 3 तरह की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड में चला गया पैसा, उसको मैंने देखा नहीं, ठीक है। सेकंड मेरा चला गया स्टॉक इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वैल्यू स्टॉक्स बाय की उस 25% में से भी, उस 25% में से, ठीक है। बाकी जो हैंडसम छोटा मोटा पैसा बचता है, ठीक है, या फिर हाँ हैंडसम जो छोटा मोटा पैसा बचता है उसको मैं करता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग में। बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, और इसमें खेलते रहो। उसमें खेलते रहो, उसमें अपनी रेगुलर इनकम बनाते रहो और उसमें वेल्थ बनाओ। एग्जैक्टली ये वेल्थ के लिए हो गया और ये पार्टी एक्सपेंस हो गया। पार्टी एक्सपेंस हो गया, शाम को वीकेंड में जाना है Right. वो उसका एक्सपेंस हो गया। वो मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। जो मेरी पूरी सैलरी है ना, एक्चुअली मेरी जेब से मेरे खर्चों का कुछ नहीं जाता। मेरे स्टॉक से मेरे को इतना कमा के देते हैं, मैं अपने खर्चे पूरे कर देता हूँ। माई इनकम स्टेज द सेम, माई वेल्थ इंक्रीजेज, माई एक्सपेंस नहीं आते बिकॉज मैंने उसको काउंटर कर लिया है स्टॉक से। राइट। और स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कोई 3 बेस्ट ऐप आपके चॉइस में? 3 बेस्ट ऐप, एक है आपका ज़ीरोधा, तो सब यूज़ करते, सबको पता है। राइट। म्यूचुअल फंड के लिए उस ज़ीरोधा का कॉइन है, अच्छा ठीक है। और म्यूचुअल फंड एक और है ग्रो। राइट, ग्रो भी अच्छा ये है। 3 ऐप है जिनको मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी में मेरे को थोड़ा डाइसी रहता है कि मैं करूँ ना करूँ, बिकॉज ठीक है, लॉन्ग थोड़े टाइम के लिए फंड होल्ड भी कर लेते मैं पर्सनली ग्रो और अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, जो पारस भाई भी यूज़ करते हैं अपस्टॉक्स। अब स्टॉक्स मुझे थोड़ा नहीं पसंद। रीज़न वाई मैंने ऐसा नोटिस किया, मुझे नहीं पता अब ऐसा है कि नहीं है। जब एक रूल आता है ना कि मार्जिन आपके कम होते जाएंगे वो लॉन्ग आगे आने टाइम के लिए, तो जब मैं अप स्टॉक में बाय करके सेल करता था, जो मेरा जो सेल की वैल्यू है ना, वो मुझे मेरे फंड में दिखती नहीं थी 1-2 दिन तक। जैसे मैंने 1,000 रुपये का कोई शेयर खरीदा, 1100 में बेचा, ठीक है, तो जो 1100 रुपये की वैल्यू है वो मेरे फंड में लेजर में नहीं दिखती थी। बट वो आई गेस सेबी का रूल है ना कि 80%, हाँ सेटलमेंट होने में 1 दिन लगता है, T+1 डे। तो वो T+1 होता है कि 80% आपका जो ट्रेड करने के लिए फंड है वो आपको उसी वक्त मिल जाएगा और बाकी का 20% नेक्स्ट डे मिलेगा। हाँ, ट्रेड करने के लिए। वो ज़ीरोधा में तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपस्टॉक में वो फंड मेरा को अगले दिन भी जीरो दिख रहा था। ओके, मैंने I don't know. हाँ ओके, हो सकता है कोई ग्लिच हो में भी, मतलब मैंने अभी तक कुछ ऐसा फेस नहीं करा है, कोई ऐसे कट हो गया हो मेरा पैसा या फिर, बट हाँ किसी ने मेरे को और भी बोला था कि वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर लिया था किसी से, किसी अकाउंट मैनेज करने का ज़्यादा, वो मेरे को सीन समझ नहीं आया। इवन आफ्टर बुकिंग दैट प्रॉफिट और मेरे अकाउंट में 2-4 दिन बाद पैसे आए और मैंने उसको रिडेम्पशन किया, फिर भी पता नहीं कि वो -55 दिखा रहा था। अजीब बात है यार। ओके, तो दैट्स व्हाई मैंने अब स्टॉक्स को यूज़ ही करना बंद कर दिया, बिकॉज वो मुझे समझ नहीं आया इतना। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड हो गया काफ़ी। या ज़ीरोधा में आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं स्टॉक से थोड़े ज़्यादा, कि वो जो आपने मेरे को जैसे दिखाया था पोर्टफोलियो, वो बना के देते हैं आपको पूरे। हाँ, ज़ीरोधा का सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको नहीं पता कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, राइट। ठीक है। बेस्ट है अगर आपके पास 1 लाख रुपए की वैल्यू है, आप जाओ ज़ीरोधा का एक एप्लीकेशन है स्मॉल केस। आपको जोन सा भी सेक्टर पसंद है, आपको लगता है यार इस सेक्टर की वैल्यू डाउन है, आगे और आपको थोड़ी नॉलेज भी है इसकी, और नॉलेज है और ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है, उसमें जाओ, वो सेक्टर यूज़ करो, ठीक है। सेक्टर यूज़ करना है वो करो, चाहे इंडेक्स यूज़ करना कोई भी करो, स्टॉक्स का पूरे पोर्टफोलियो बैलेंस्ड करना है, उसका अलग अलग उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। उन्होंने खुद ही, जो दिग्गज लोग हैं पहले से ही, जिनको पता है क्या वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहले से ही एक बास्केट बना के रखी है। आप उनकी बास्केट में इन्वेस्ट करो और देखो वो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न देगी आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा, बिकॉज दे नो, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेस्टिंग करी मैंने पिछले 1 साल से, ठीक है, और टेस्टिंग करिए तो पता लगे स्मॉल केस रियली वर्क्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, राइट। मैंने लास्ट करीब फेब के आसपास एक और स्मॉल केस, 2-4 स्मॉल केस बनाए थे कंपटीशन के लिए,
कि अगर मैं अलग अलग स्मॉल केसेस की कैटेगरी खुद ही मैं डाल के और उनकी भी कैटेगरी में सेलेक्ट करके देखता कि वो फेब्रुअरी से लेकर अभी तक कितना रिटर्न देते, तो कौन जीत रहा है, मुझे बड़ा मजा आता है ये देखने में। भले ही मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी बट वो परसेंटेज दिखाता है। आई विल शो यू राइट नाउ, तो यू कैन शो इन द कैमरा आल्सो। ओके, ये देखिए, ये है मेरे क्रिएटेड स्मॉल केस, ठीक है। इसमें कि मेरे टॉप 20 to 25 जो मेरे पसंद के हैं। रिटर्न मैंने कब बनाया था, फेब 3, जो मेरे पसंद के, अगर मुझे नॉलेज है या नहीं है बट मुझे पसंद है, तो उसने अभी तक पिछले फेबररी मार्च में सिर्फ अभी तक 1% रिटर्न दिया है। वहाँ पे मैं जाता हूँ स्टील पे, राइट। स्टील पे मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं, मैं स्टील पे इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे कि मेरा टाटा स्टील हो गया, JSW हो गया, भारत फोर्ज हो गया, जिंदल स्टील हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। हाँ, और मैं उसी वक्त पे इन्वेस्ट करता इसमें भी, ठीक है। तो इसमें मेरा रिटर्न दिखा रहा है 13.5, उसमें दिखा रहा है 1%, उसमें दिखा रहा है 13.5। अब मेरे टॉप 50 हो गया, मेरे को 50 स्टॉक मेरे फेवरेट है, ठीक है। मैंने उस वक्त इन्वेस्ट करता था फेब 3 में, एक ही समय बनाया, 2 महीने में देखा मेरा कितना रिटर्न आ रहा है किस किस में। इसमें आ गया -2%। अगर मैं सिर्फ एक ही बास्केट में डालता मेरा -2 है। अगर मैं तीनों में डाइवर्सिफाई करता तो 1%, 13%, -2%, मेरा एवरेज निकल गया था 10%। राइट, डाइवर्सिफिकेशन, राइट। किसी में -5 है तो किसी में इसमें भी 1.46 है। शूज़ का बिजनेस, टायर का बिजनेस में भी लॉस है, लेकिन गैस का रिटर्न है उसी टाइम से 29%। गैस में, राइट, गैस में तो मुझे भी अभी फायदा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गैस में फायदा हुआ है, ATGL, अदानी गैस। हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ या तो शूज़ में या सिर्फ टायर में इन्वेस्ट करते, नेगेटिव में होते, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट करते तो एक सेक्टर इतना बाउंस देगा और एक सेक्टर नीचे जाएगा तो हल्का जाएगा, इतना नहीं कि न्यू डूब जाएगा। कूदता तो भयंकर कूदता है, गिरता तो हल्का गिरता है, नहीं तो गिरते हैं तो सारे ही गिरते हैं। तो इसमें भी मैंने कुछ कर रखा है, जैसे रिवर्स में कुछ जाते हैं, कुछ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ग्रेफाइट और स्टील है। अभी इसमें देखिए एनर्जी सेक्टर में आपके स्टॉक्स आते हैं, रिलायंस पावर ग्रिड, टाटा पावर एंड अडानी, ये सब आते हैं। अडानी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया फिलहाल। इसमें इक्वली करा, इसमें 32% का रिटर्न है। फार्मेसी पे इन्वेस्ट करते तो कुछ नहीं मिलता, 3.5% का लॉस 2 महीने से। बट आपको भी एक है बायोकॉन और एक है फार्मा कंपनी का नाम बताता हूँ मैं। बंच ऑफ तो है, पर मेरे जो फेवरेट स्टॉक्स मैं आपको एक बार लिस्ट करके बताता हूँ। तो एक तो है आपका ITC, पर अभी थोड़ा ITC डामाडोल है। मेरे को HUL बहुत पसंद है, मुझे ग्रेफाइट HEG बहुत अच्छा लगता है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छा है बहुत। एंड देन वी हैव ATGL, अदानी स्टील, अदानी ग्रीन्स बहुत अच्छा है, अदानी पोर्ट्स काफ़ी लॉन्ग टर्म वाला है शेयर। IRCTC अगर किसी को प्ले करना है तो IRCTC पे कर सकते हो, काफ़ी सेफ भी है। और एक शेयर है ऑर्चिड फार्मा, उसका पिछले 1 महीने से सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट लग रहा है, उसको मैं बाय भी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे ब्रोकर, आई गेस कुछ होता है सिस्टम कि ब्रोकर अगर कुछ नहीं करने देगा तो नहीं करना। जरूर बचना है इस चीज़ में। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी चीज़ में अपर सर्किट लगते हैं तो लोअर सर्किट लगेंगे तो आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। हमेशा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पे वॉल्यूम अच्छा है और आप कभी भी बाय सेल कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू, देन उसमें मैनिपुलेशन हो रही है, और जिसमें मैनिपुलेशन होती है उसमें गैम्बलिंग होती है, और गैम्बलिंग में लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है, वो भी 50-50%। जिसमें 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है उसमें तो आपको जाना ही नहीं चाहिए कभी भी। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर अभी बहुत अच्छा आने वाला है कमिंग मंथ्स में? कमिंग मंथ में FMCG का आने वाला है, बिकॉज न्यूज़ कोविड की आ रही है और लोग फिर अब दोबारा खाना पीना इकट्ठा बढ़ जाएगा, राइट, तो उसका आने वाला है। अभी मैं नेस्ले के शेयर्स बाय करने वाला हूँ, नेस्ले और बोर्ड पे, और लोअर ट्रेंड लाइन बार बार रीटेस्ट कर रहा है, जैसे वो ब्रेक करेगा आई विल बाय दैट, और अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज से वैल्यू स्टॉक गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड लाइन, फॉलोइंग द ट्रेंड लाइन, एंड वो अपने मूविंग एवरेज के भी नीचे है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के भी नीचे है। इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय नेस्ले स्टॉक, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, और इट विल गारंटीड, मैं कहता हूँ गारंटीड रिटर्न देगा, कम से कम अगले कुछ महीने में 8-10% भी रिटर्न आपका आ रहा है, क्या दिक्कत है? आपकी गारंटी तो मैं मान लेता हूँ हमेशा, राइट। अब जैसे कि मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है, किसी में -5 आया, किसी में -2 आया, किसी में 13, किसी में 30, किसी में कुछ आया, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बंच ऑफ स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट किया।
68 आता है मेरा ऐसे से कैलकुलेट करके, और मैं डिवाइड बाय 7 करूँगा तो मेरा एवरेज रिटर्न आता है कम से कम, एक सेकेंड, एवरेज रिटर्न आता है मेरा 28%। 28% के आसपास होता हूँ अगर मैं किसी एक जगह इन्वेस्ट करता। हाँ -2, -5, 1%, 2%, लेकिन मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए 30%, राइट। 28%। अब आपके फेवरेट 3 सेक्टर्स मेरे जो आपको हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि रिटर्न देते ही देते हैं मिड टर्म में एटलीस्ट, अगर जैसे किसी को लॉन्ग टर्म में करना है वो भी बताना, मिड टर्म में करना है वो बताना सेक्टर, और अगर शॉर्ट टर्म में करना है तो वो लॉन्ग मिड शॉर्ट। अगर मुझे स्विंग करना है तो मेरे सबसे फेवरेट सेक्टर 2 ही हैं। एक है बैंकिंग सेक्टर, कूदता है तो भयंकर कूदता है आपने देखा होगा कैसे ज़बरदस्त रिटर्न दिए। Right. और एक है मेरा FMCG सेक्टर। ठीक है। FMCG सेक्टर इसलिए क्योंकि उसका ना गिरने का चांस और गिरने का परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन बैंक्स का उठने का परसेंटेज बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। तो आपने एक तरह से हेजिंग कर ली, कूदेगा तो बहुत ज़्यादा कूदेगा, गिरेगा तो कम गिरेगा, बैलेंस कर लिया सर। और इन दोनों में ही सिर्फ अगर आपने मास्टरी कर ली, डाउन ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, ये सब, और इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 से 30% RSI होता है, 30 के आसपास है तो पीरियोडिकली बाय करना, एक बार में बाय मत करना। तो फिर उसको वेट करना, वो आपका ना 2-3 महीने नेगेटिव भी दिखा सकता है और ब्रेक इवन दिखा सकता है, लेकिन एक महीना ऐसा आएगा 30-40% रिटर्न भाग जाएगा कि अगर उसने एक महीना ऐसा आएगा। बट उसने अगर सपोर्ट तोड़ा, हाँ, तब इसलिए बोला है कि SIP वीकली बेसिस पे आप करते रहना। हाँ। कब वो 30-40% दे देगा, 50% दे देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। राइट। पर एक बारी में बाय करोगे तो आप में इमोशनल आएगी, क्योंकि वो 11% भी नीचे जाएगा, 12% भी नीचे जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो हमें लगा यार जा ही नहीं रहा, मैं फिर लॉस में काट देता हूँ। फिर ये मेरे से गलती हुई थी एक्चुअली। क्या हुआ था, मैंने HDFC ICICI तकरीबन बाय किया था जब उनकी वैल्यू थी, और इवन SBI की वैल्यू थी 150 रुपये। आज की डेट में जा रहा है 400। हाँ राइट। मैंने सेल पता कब किया था, बताओ कब क्या होगा? 300 के आसपास, 160 पे सेल किया था। अरे यार, ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? एक इमोशन कंट्रोल पे एक चीज थी, तो ये वॉरेन बफेट भी कहता है अपने दिमाग से ज़्यादा तुम्हें इमोशंस पे कंट्रोल रखना था व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बिकॉज मैंने रिसेंटली करा, एक लालच के चक्कर में अदानी पावर में लगाया 80 पे, उसका गया, मैंने 90 समथिंग शेयर्स खरीदे थे, तो मेरा प्रॉफिट चल रहा था 2300 समथिंग। मैंने सोचा कि वेट करता हूँ, अभी मार्केट में FNO आएगा, एंड आ रहा है सब कुछ, तो मार्केट शायद बूम करेगा। मेरे को ऐसा पूरा इंट्यूशन आ रहा था, बहुत गलत इंट्यूशन था, वो सिर्फ लालच था। उस चक्कर में मैं सिर्फ 2300 की बजाय सिर्फ 1300 का प्रॉफिट बुक कर पाया अगले दिन। आप एक और चीज़ बता दो, मैंने ICICI बैंक बाय किया था 370 पे, ठीक है। टेक्निकल्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे, मुझे लगा बाउंस बैक करेगा ही करेगा, लेकिन इमोशंस इतने वीक थे। 370 पे बाय किए थे मैंने शेयर 10,000 रुपये के, ठीक है। वो गिरते गिरते 338 तक पहुंच गया, मेरी फट गई, ठीक है। मैंने बेचा नहीं। अच्छा, मैंने कहा वेट करूंगा, ऊपर आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि ये शायद ऊपर आके बाउंस बैक करके मैं थोड़े और खरीदे, और बाउंस बैक करके शायद नीचे दोबारा जाएगा। मैंने क्या किया, वो 338 को एवरेज करके मैं 360 तक ले आया, और मैंने उसको बेच दिया 380 पे, ठीक है। और आज वो स्टॉक 502 पे। शिट, ये मैंने ATGL के साथ करा है, अदानी गैस 690 पे खरीदा। 2 महीने के अंदर वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। 2 महीने के अंदर 100% प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने बुक किया कितने पे, 5-6% पे। ये मैंने एक हफ्ते के करा है। इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। वेट फॉर द स्विंग। इंडिकेटर पढ़ना भूल जाते हैं ना, तो इंडिकेटर गए भाड़ में गए कभी कभार, लेकिन रैली इतनी अच्छी आती। अदानी गैस का मैंने अभी करा है, 690 पे लिया, 825 पे बेचा, राइट। मुझे लग रहा था कि इससे ऊपर नहीं जाएगा आज, क्योंकि इसका अपर सर्किट यही है। 1 मिनट बाद उसका अपर सर्किट चेंज हुआ, वो 930-40 तक गया। आपको एक अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना चाहिए। मेन चीज़ है कि बाय चांस योर प्रोडिक्शन गोज रॉन्ग, आपके मूवमेंट में जा रहा है, तो ये कैसे करते हैं? ये कैसे करते हैं बताता हूँ। स्टॉक ना हमेशा एक ट्रेंड में फॉलो करता है, हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। जो भी उनका हायर लो होगा उस पर अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। फिर अगर दोबारा जाके हायर लो बना, फिर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब अगर कैसे लगाते हैं? और ये स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, जैसे कि मैंने स्टॉक बाय किया
300 रुपये में, ठीक है, वो 360 पहुंच गया, 360 पे लो बनाया, ठीक है, फिर और ऊपर चला गया। तो 360 पे से हल्का सा नीचे पे मैं जाऊँगा एग्जिट पे मैं सेल पे मतलब हाँ, basically। सेल पे जाऊँगा, ठीक है, सेल पे लिमिट लगा दूंगा मैं, लिमिट होता है और एक GTT होता है, मैं दोनों में से कोई एक लगा दूँ जो अलाउ करता है, मेरे को GTT करता है, तो मैं 360 से नीचे GTT लगा दूंगा। अगर वहाँ तक स्टॉक गया तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर मेरा लो टूटता है, हायर हाई बनता है और हायर लो बनता है, अगर मेरा प्रीवियस लो टूटा तो एक मोमेंटम मिलता है नीचे जाने को। तो मेरी बेस्ट पॉसिबल चांस है कि मैं हमेशा अपर में ही काटूंगा और लोअर में खरीदूंगा। बाय होल्ड, नीचे जा रहा है बाय मोर, नीचे जा रहा है बाय मोर, एंड देन होल्ड। अगर आप कैश आउट हो रहे हो तो होल्ड, ठीक है, इट विल गो अप, द मोमेंटम विल बी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अपने स्टॉप लॉस ऐसे 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 बढ़ाते जाओ, उसके साथ बढ़ाते रहो, मॉडिफाई करना पड़ता है, मॉडिफाई करते रहो, GTT लिमिट बढ़ाते जाओ। बट अगर आपके पास इतना टाइम ना, जैसे मैं ऑफिस में था तो मैंने ऑफिस में करने की कोशिश की थी, तो मैंने 25 पे लगा के छोड़ दिया कि मुझे लगा कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, और मैंने नहीं देखा ट्रेंड। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे को लगा कि आज का सिर्फ 830 है, तो ये मैक्स इतना बूस्ट कर ही नहीं रहा, रैली आ ही नहीं रही है सुबह से, तो और मैंने जल्दी के चक्कर में मुझे काम करना था, तो मैंने देखा मार्केट जल्दी से लगाया और 825 और छोड़ दिया। बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो गलती 900 है। ये गलती कर दी। अगर आप अलर्ट लगाना चाहिए था मुझे। नहीं, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हायर लो पे तो हायर लो तक पहुंचता नहीं, ऊपर से नीचे जाता, लो तक जाता, लेकिन वहां से बाउंस बैक करके रैली करता। आपने क्या लगाया, आपने हायर हाई पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर चाह रहा है वो ऊपर जाना, वो वहीं आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपका प्रॉफिट बुक करके वो ऊपर चला गया ना। आपने स्टॉप लॉस गलत जगह लगाया। उसमें क्या करो, जैसे ये ग्राफ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो आपने क्या किया, जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, आपने यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस नहीं, ऊपर से वो जा रहा है तो उसके जो लोअर है साइड है वहां स्टॉप लॉस लगाना है कि नीचे आए तो लॉस ना हो, लेकिन ऊपर जाए तो प्रॉफिट के साथ साथ आप बढ़ते जाओ। आपने जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन थी, जो जा सकता था पॉसिबल, आपने उसको रोक ही दिया। तो अगर जैसे मेरा उस वक्त प्राइस चल रहा था लेट्स से 800 और मेरे को लग रहा था कि 825। स्टॉक कौन सा था? ATGL, अदानी गैस। अदानी गैस, ठीक है, मैं इसका बता दूं आपको करना क्या चाहिए था। देखिए, ये स्टॉक जा रहा है आपका, कहाँ पे खरीदा आपने? मैंने खरीदा था 690 पे। 690 पे, ठीक है, मैं इसका 3 ईयर विंडो पे कर देता हूँ, ठीक है। हमेशा स्टॉक एक पैटर्न में जाता है, ओके। अब आपने खरीदा 690 पे, ठीक है, इसका पैटर्न दिखा सकते हैं? या ये इसका 3 ईयर कैंडल स्टिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ठीक है, स्टॉक हमेशा, राइट। इसमें आपने खरीदा 690 पर, आपने बेचा कहाँ? 690 पे खरीद के मैंने बेचा 825 पे। 825 पे। अब देखिए, ये जो है आपने 690 पे खरीदा, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 714 पे, ठीक है। अच्छा। फिर बाद में आपका स्टॉक ऊपर कूदा, 800 तक गया था कुछ। 800 तक गया, आपका स्टॉप लॉस यही है। फिर बाद में आपका स्टॉप यहाँ तक हो सकता है कि अगर इसको तोड़ा तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट परसेंटेज से ऊपर किया तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। लेकिन चांसेस के ऊपर जाने के, तो आप तब तक इसको मॉडिफाई नहीं करोगे जब तक एक अगली रैली नहीं था। अब इसने यहाँ से कूद के यहाँ रैली दी, मेरा स्टॉप लॉस हो गया अब यहाँ पे 803। अब मेरा ये रैली कर रहा है, मेरे लो को काटा नहीं इसने, ठीक है। अब ये रैली कर रहा है, अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगला स्टॉप लॉस होगा मेरा 860, ठीक है। अब रैली करेगा या नहीं करेगा, मैं 816 बुक कर लूंगा। आप जब तुमने कितने पे बेचा था? 825। मैं 860 में एग्जिट करता, अगर ये नीचे गिरता तो। अब और ऊपर जा सकता है तो मेरा अगला स्टॉप लॉस होगा अगर हायर लो, तो मेरे प्रॉफिट तो मुझे ट्रेल करता जा रहा हूँ। हाँ, तो मेरे को गोइंग विद द स्टॉक, बट वो चेक करना ही तो मेन चीज थी। इट्स रियली इजी, यू कैन सी द मूवमेंट। नहीं, अगर जैसे ऑफिस में था मैं तब कह रहा हूँ, तो मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं, मैंने सोचा कि इसको प्रॉफिट बुक करके निकाल लेता हूँ। ये काम करने होते हैं ऑफिस के बाद, आधा 1 घंटा निकालो, ग्राफ देखो किस में आपने इन्वेस्ट किया, अच्छा ये हायर लो बना, ठीक है, स्टॉप लॉस मैच गया। बट कभी कभार होता है कि अपॉर्चुनिटी चली जाती है उसमें, उस दिन के अंदर ही वो रैली हो रही होती है, नेक्स्ट डे नहीं होती रैली। रैली में स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना, डाउनवर्ड में स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, स्टॉप प्रॉफिट इससे नीचे नहीं गिरेगा। आपने स्टॉप प्रॉफिट लगाया, मैंने स्टॉप प्रॉफिट लगाया, मैंने बोला स्टॉप लॉस, स्टॉप योर लॉस। आपने क्या किया? स्टॉप प्रॉफिट। मेरे को लगाना चाहिए था जब उसका 85 पे चल रहा था,
तो मुझे 800 पे लगाना चाहिए था। उसका लोअर 800 जो बाउंस करके ऊपर गया उसके भी नीचे लगाना चाहिए था। 790 780 के आसपास। हाँ। तो सही रहता कि इतना तो नहीं गिरेगा एटलीस्ट आज, क्योंकि बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि स्टॉक वहां तक नहीं जाएगा, आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ से गिर गया तो मुझे उसकी ट्रेंड लाइन देखनी चाहिए थी, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज देखना चाहिए था उस दिन का। मूविंग एवरेज से ज्यादा प्राइस एक्शन देखना चाहिए। मूविंग एवरेज आप तब देखते हैं जब स्टॉक को खरीदना होता है। अच्छा। प्राइस एक्शन आप तब देखते हैं जब स्टॉक को बेचना। ये भी इंडिकेटर है एक। ये भी ठीक है, राइट। प्राइस एक्शन इज नॉट इंडिकेटर, प्राइस एक्शन इज दोस कैंडलस्टिक्स। ओके। मूविंग एवरेज इन एन इंडिकेटर व्हिच शोज द वैल्यू ऑफ एवरेजेस। ओके। इतने टाइम से ये बढ़ रहा है या गिर इस रहा है? लेवल से इतना नीचे, पिछले 50 दिन में जितना स्टॉक चल रहा था अभी तक, पिछले 50 दिन या 200 दिन के टाइम से इतनी कम वैल्यू पे मिल रहा है। पिछले 200 दिन से इतना नहीं बढ़ा जितना आज तुम्हें कम में मिल रहा है। खरीद लो, हो सकता है अगले 100 दिन 50 दिन में बढ़ सकता है। राइट। लेकिन जब वो बढ़ता है तो आपको गिरने से बचना है, ना कि बढ़ने से रोकना है। राइट। ये धीरे धीरे गलती है ना एक। आपने उसको बढ़ने से रोक दिया, आपने स्टॉप प्रॉफिट कर दिया। वो स्टॉप्स द प्रॉफिट। राइट। यू डिड कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। वाई ऊपर नहीं जाएगा? तुम्हें ये देना चाहिए इससे नीचे चला गया तो वो चीज तो सोचनी नहीं है। अब तो ये रखना हमेशा यार ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कभी नहीं रखना कि ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं रखना। हमेशा ये रखना कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये इसने लोअर एंड बनाया है यार, इससे नीचे मैं नहीं जानता, झेल नहीं पाऊंगा मैं झेल नहीं पाऊंगा यार, इससे नीचे इतना तो चाहिए मेरे को प्रॉफिट। हाँ। ये ठीक है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप लोग ने फिर देख लिया, और मैंने भी वही चीज करी। मेरे को भी स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल करते रहना चाहिए था आईसीआईसी बैंक में। मेरा पैसा डबल होता, 2 महीने के अंदर डबल होता। मेरा एक हफ्ते के अंदर। वेरी बिग मिस्टेक। राइट। नाउ आई लर्न दैट एंड आई एम अप्लाइंग। एग्जैक्टली। तो मैंने 7 का मेरा 10 हो जाता अगर एक हफ्ते में, 3 दिन में अगर मैं दिमाग लगा के उसको ना करता बेवकूफियां। इमोशंस मैंने भी गलती करी। मैंने अपना 100% प्रॉफिट मिस किया है। तुमने 3%, मैंने अपने 3 लाख का प्रॉफिट मिस किया। राइट। यही चीजें सीखनी है, ये चीज सीखने वाली, और इसी से लर्न करके आगे बढ़ना है। इस पे अगर ड्वेल करते रहोगे तो नहीं होगा। मैंने भी जॉनी तुम्हारी तरह ही एग्जैक्ट किया था, स्टॉक प्रॉफिट नहीं था कि अब तो यहाँ तक पहुंच जाए मेरे लिए ठीक है। मैंने ये नहीं सोचा यार ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। राइट। मैं ट्रेल करते जाओ। मैंने यही सेम एग्जैक्टली तुम्हारी गलती वही करी थी, सेम एग्जैक्ट गलती, सेम ब्रदर। जो मैं था ना वो तुम आज हो, तो तुम कल बन सकते जो मैं आज हूँ। राइट। तो अब एग्जैक्टली। और ये ना सब करते हैं, सब करते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस है। अगर नहीं कर रहे तो लर्न नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, एग्जैक्टली। और तुमने ये सीख लिया आज, अगली बार तुम ये करोगे, तुम अब अगली बार से मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाओ। तब स्टॉप लॉस लगाऊंगा, स्टॉप प्रॉफिट नहीं लगाऊंगा। स्टॉप प्रॉफिट नहीं लगेगा। ऑप्टिमिस्टिक रहना है। एग्जैक्टली। बढ़ गया काटो 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 भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे दिल धड़क रहा, नहीं, स्टॉप लॉस। राइट। और अगर ये करने की दिक्कत, अगर तुम होल्ड भी कर सकते हो, तो मैं नहीं लिक्विडिटी चाहिए उस वक्त, तो रहने दो, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, इतना आगे टच करके गया है, 900 टच कर गया अगर कुछ, तो वो दोबारा भी जा सकता है उससे ऊपर, या उसका एवरेज आउट करके भी जा सकता है। व्हाट इज हायर, रिमेंबर दिस, व्हाट इज हायर कैन गो हायर, व्हाट इज लोअर कैन गो लोअर। ओके, राइट, सही, रिमेंबर दिस। ओके। और अब बात करते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री बताओ आपके हिसाब से इस साल में क्या चलेगा ज़्यादा बेस्ट, और क्या लग रहा है? अभी एफएनओ हो गया है 2 दिन पहले, इसके बाद मार्केट का क्या हाल होने वाला है अभी ट्यूसडे से? वैसे नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। सिर्फ आपके हिसाब से अगर आपने कुछ लगा रखा है तो? मैंने क्या है कि मैं प्रेडिक्शन नहीं, मैं एक रेंज लेता हूँ। अभी करंटली क्या है कि मुझे एक मार्केट डिसेंट वैल्यू पे नहीं मिल रही, सिर्फ 2-3 स्टॉक्स के। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, आपको ऑप्शन देता है टू बाय स्टॉक एट अ सर्टेन वैल्यू और अ सेल स्टॉक एट अ सर्टेन वैल्यू। कॉल सेलिंग एंड पुट सेलिंग करता हूँ। कॉल सेलिंग क्या होती है कि एक इंश्योरेंस की तरह होता है। अगर आपने 1 महीने में टारगेट सेट किया, ये स्टॉक वहाँ तक तो जाएगा नहीं, आपकी ट्रेंड लाइन, आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें एनालिसिस उसमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसमें स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता। ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में, या सिर्फ ऑप्शन? दोनों में। फ्यूचर्स बहुत डेंजरस है भाई। फ्यूचर्स इतना डेंजरस है, उतना ही देता भी है, फिर उतना देता है उतना लेता भी है। ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस में 90-95% चांस है कि आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। अच्छा, तो क्वेश्चन है फ्यूचर्स में 50-50, तो आप किस में जाना चाहोगे? 90-95% चांस में। ओके। अगर आपका एनालिसिस गलत किया तो आपका अकाउंट साफ,
अगर आपका एनालिसिस है कि आपका अकाउंट डबल, साफ डबल, ये तो पूरा और गैम्बल ही है, गैम्बल है, ये पूरा Proper. सट्टा है फ्यूचर का। लेकिन आप स्टॉप लॉस जब लगा दोगे और एक टारगेट सेट कर दोगे और आप एक इंडिकेटर से चल रहे हो, तो वो गैम्बलिंग नहीं, वो प्रोबेबिलिटी का गेम हो जाएगा। जैसे कि आपका ट्रेडिंग सेटअप है, 10 में से 3 ट्रेड खराब जाते हैं, लॉस में जाते हैं, और 10 में से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाते हैं। जो 7 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट ही रहेगा, राइट। तो आपको ऐसे ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करना चाहिए जिसकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कई बार आपके इंडिकेटर ना फॉल्स ब्रेक और फॉल्स इंडिकेशन भी देते हैं। उससे अगर आप गलत चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका काम आता है स्टॉप लॉस। मार्केट मैनिपुलेट भी तो काफ़ी की जाती है। बिल्कुल करी जाती है। तो इंडिकेटर्स जो आपको दे रहे हैं, एक प्रॉफिट टारगेट और एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो। 1:2 करना चाहते हो, 1:1 करना चाहते हो, 1:3 करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, और एक डिस्क्लेमर भी है, हम अभी इतने प्रोफेशनल नहीं है, बट हाँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। प्लस एक प्रो टिप जो मुझे विशाल भाई ने दी थी, कि एक बेट होती है छोटे अमाउंट वाले शेयर्स, छोटे वैल्यू वाले शेयर्स, जैसे 10 रुपये का है, 3 रुपये का है, जी लिमिटेड है, जी मीडिया आई गेस। तो जैसे छोटे छोटे अमाउंट के शेयर हैं, 3, 4, 5, 10 रुपये, 15, 40, उनमें से कुछ ही हैं जिनकी वैल्यू बढ़ सकती है। लेट्स से लेमन ट्री है, आने वाले टाइम में हॉस्पिटैलिटी में लेमन ट्री काफ़ी अच्छी ब्रांचेस खोल रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो अभी उसका अराउंड 40 के अराउंड चल रहा है। तो आने वाले टाइम में की प्रोबेबिलिटी है उसका, क्योंकि इतना आने वाला है ग्रोथ, तो कि वो अच्छा चल सकता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे बेट वाले शेयर्स होते हैं जिसमें मार्केट में आता है पंप, बिकॉज कई सारी फर्म्स की वैल्यूएशन होती है कम, तो आपको पहली चीज़ तो है वैल्यूएशन देखनी होती है। अगर कंपनी ही 400 करोड़ की है और आप किसी बंदे ने आके उसमें 200 करोड़ पंप कर दिया, वो पंप करके वैल्यू बढ़ा दी शेयर्स की, लोगों ने पंप करना स्टार्ट करा, उसमें बढ़ता गया शेयर का प्राइस, और वो कब उसको डंप कर देगा अपने पूरे शेयर को और आपका सबका खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम वो सैफ अली खान की मूवी थी बाजार। ओके। बाजार में ये होता है कि उसने कंपनी बनाई, उसने वो कंपनी बनाई, उसका शेयर प्राइस लिस्ट किया 300 रुपये पे, ठीक है। एग्जैक्टली प्राइस नहीं मैं बताया, तो 300 रुपये पे किया, ठीक है। उसने फिर बाद में एक एजेंट हायर किया जो स्टॉक मार्केट में काम करता है। उसने बोला कि भाई मैं तेरा इसमें 30% शेयर डालता हूँ, ठीक है, तो उसको प्रमोट कर, ठीक है। और वो था दूसरा जो इन्वेस्टर, वो तो बहुत जाना माना इन्वेस्टर था। उसने उस स्टॉक पे मोटी इन्वेस्टमेंट करी और उसका आईपीओ निकाला। और जो एजेंट था, एजेंट उसने टिप्स दी। जो टिप्स मिलती है ना आजकल, ये सबसे डेंजरस चीज़, सबसे ज़्यादा जो आपको कानों में सुन रहे हो, आते जाते देख रहे हो, या कहीं पढ़ रहे हो, या फिर न्यूज़ में है, कहीं से भी मैनिपुलेट हो सकता है, न्यूज़ हो, कुछ भी हो, कि यार ये वाला अच्छा चल रहा है, ये खरीद लो, ये वाला अच्छा चल रहा है, ये खरीद सकते हो। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो चीज़ आप उसमें पढ़ो ही मत। जो चीज़ कोई इंसान बता रहा है उसमें भी मत, भले ही वो ऊपर चला जाए, राइट। भाई फर्स्ट रूल है कि पैसा मत खो। दूसरा रूल है, पहले रूल हो मत भूलो, पैसा नहीं खोना। कुछ भी करना, पैसा नहीं खोना किसी की गलती की वजह से। खुद की गलती से तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब दूसरी गलती से होता ना, तो ना क्यों सुनी यार, उसकी तो अपना ही दिमाग लगाना था। ठीक है। तो उस मूवी में क्या हुआ कि उसने टिप दी अपने फैमिली मेम्बर, दोस्त यारों को, भाई खरीदना, ये आईपीओ मस्त जाएगा। तो हुआ क्या, सबने पैसा लगाया, इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया हुआ था, स्टॉक प्राइस लिस्ट हुआ डबल ट्रिपल वैल्यू पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू पे, 600-900 मान लो, हाँ, 1000-2000 मान लो, ठीक है। उस इन्वेस्टर ने सारा पैसा डंप कर दिया। उसने जो 300-400 करोड़ लगाए थे उसके 1500 करोड़ बन गए, हाँ, एक बार में। और जिन्होंने पैसा लगाया था उनके सारे हो गए लॉस, 90% लॉस। और वो आगे सारे सड़क पे, कईयों ने सुसाइड किया। तो इसलिए जो स्टॉक सर्किट लगाता है या जिसकी हाइप है, जिसकी न्यूज़ है भयंकर, उस स्टॉक के पीछे मत भागो जिसकी पूरी लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट ही नहीं है। जो आईपीओ है, ये है, वो है, दैट इज़ अ गैम्बल थिंग। बढ़ गया, घट गया। आईपीओ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बट कोई आईपीओ ऐसे होते हैं जिनकी प्रीवियस प्रॉफिट्स, प्रीवियस बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपनी पैसा कमा नहीं रही है, कि मतलब कहीं से भी पॉपअप हो गया एकदम कि अच्छा ये न्यूज़ में आ गया है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कभी भी। जब आपको दिख रहा है कि ये 200 करोड़ की कंपनी है, लेकिन शेयर्स इनटू प्राइस जो वैल्यू निकल के आती है वो ज़्यादा है, वो
ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो उसमें। ये कई बार नहीं कि ये एकदम न्यू है और ट्रेंडिंग है तो डजंट मीन कि अच्छा होगा हमेशा। स्टॉक वो टेक बबल बर्स्ट था, लोगों ने एक्स टाइम पैसा कमाया, लेकिन जिन्होंने बीच में फिर ऊपर खरीदा उन्होंने एक्स टाइम गवाया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटकॉइन? आई हेट बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी कोई सी भी? क्रिप्टो करेंसी बेस नहीं है जिसका? क्रिप्टो करेंसी बेस है इसका, ब्लॉकचेन है। अच्छा। लोग ज़्यादा खरीदेंगे, वो स्केर्स में होगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज़ इफ़ आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन मैं इसका आधा ग्लास अपने पास रख लेता हूँ, तो लोग ज़्यादा थर्स्टी लोग हैं तो उनको वही ग्लास जो मैंने 10 रुपये का पानी इसमें ले लिया, आधा बचा, ठीक है, वहाँ पे 100 लोग आ गए और वो चीज़ 100 लोगों में डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, एक एक घूट की। हाँ, एक एक घूट की वैल्यू बढ़ गई। अब मैं अचानक से मेरी वैल्यू बढ़ गई, मैं उनको दे देता हूँ, वैल्यू इसकी घट गई। जिस जो भी मोटा बंदा आया इस ब्लॉकचेन में, मोटा बंदा, कंट्री आई, गवर्नमेंट आई, ऐसे ऐसे साफ होंगे ना लोग। इलॉन मस्क का सिर्फ एक ट्वीट आया सबसे गंदी चीज़ इलॉन मस्क ये कर रहा है कि वो मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, इंटेंशनली नहीं, कैसे इंटेंशनली है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली कर रहा है, और उसको पता है कि उसकी बातों का फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली उसके और वो बोलता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट है स्मार्ट तो कि वो बोलेगा मैंने तो बोला नहीं करी, तो राइट, वो बहुत स्मार्ट। उसने सिर्फ ये कहा कि अच्छा है, अच्छा है मैंने, और लोग फिर मैं भेड़ चाल की तरह निकलते हैं। Right. और तुमने नोटिस किया होगा, मैंने तुम्हें बताया था भाई ये बिटकॉइन 40,000 पहुंच गया, ये गिरेगा। वो हमने ब्रेक इन वो क्लाइमैक्स पे पहुंचा था, वो 40,000 से 22,000 तक गया था, ठीक है, फिर 60,000 तक गया था तेरे को, फिर मैंने बोलता गिरेगा, 60,000 से सीधा 48-43 तक गया था। काफी बड़ा गैम्बल। फिर बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, ये गिरता बढ़ता ही रहता है यार। जो चीज़ आपकी हर दूसरी चीज़ से मैंने 40% बढ़ती है, 20% गिरती है, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं कब इन्वेस्ट करूँ? हाँ, हो सकता है कि वो जो अभी 52,000 पे चल रहा है वो सीधा दोबारा 3,000 में गिर जाए। 90% साफ, जिसने 2017 में खरीदा होगा बिटकॉइन, 2019 में उसकी 92% अकाउंट साफ हो गया होगा, और आज बोल रहा बिटकॉइन बढ़िया, बिटकॉइन बढ़िया। तब क्यों नहीं बोल रहे थे जब गिर रहा था? आज बोलो बिटकॉइन बढ़िया, बिटकॉइन बढ़िया, तब बोलो बिटकॉइन बेकार है, बिटकॉइन बेकार है। अरे भाई तुम एक बार देखो तो सही, तुम क्या हो? तो पहले चीज़ है, अच्छा चलो अब इसको भी करते हैं एंड फाइनली। तो आपकी तरफ से टिप्स ट्रिक्स तो आपने बता दी, चलो टिप्स क्या होनी चाहिए एक बिगिनर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए? बिगिनर के लिए तो यही है, अगर कुछ नहीं पता तो नॉलेज लो, स्टॉक्स की कोर्स करो, ओके, स्टडी करो और कोर्स करो। अब आप जॉब के लिए जाते हो कमाने के लिए, तो आप 12 साल की पढ़ाई करते हो, 4 साल का कॉलेज करते हो, 3-4 साल कॉलेज करते हो, तब आप एक जॉब करते हो जिसमें आपकी 20,000 सैलरी होती है, राइट, और उसमें कोई रिस्क नहीं होता, इतना गैम्बल नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए कोई कोर्स नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, हम तो साला अपनी भगवान है, करके घुस जाते, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए रिस्क पे लगाते हैं। तो आप अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करो कि मतलब जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसके आपको फंडामेंटल्स की, इवन जैसे इंटरव्यू भी देने जाते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया अपना पॉडकास्ट, अपने स्टार्ट किया, मैंने सबसे मेन चीज़ बोलती नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी जा सकते हो, अगर आप फुलिश हो तो आपके पास जो है वो भी गवा सकते हो, राइट। बर्बाद वही होता है जिस पे नॉलेज नहीं है, सक्सेस वही होता है जिस पे नॉलेज है। रिस्क हर जगह होता है, रिस्क तो सड़क पे चलते हुए भी होता है, बट आप मैनेज कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और इसके अलावा क्या देखना है इंसान को, क्या देखना है? जैसे मेरे को बताते हो वो फंडामेंटल्स वाला पूरा सिस्टम, कैसे शेयर्स कैसे देखें, या फिर कहीं भी चलो म्यूचुअल फंड अच्छा है, डेट फंड अच्छा है, म्यूचुअल इक्विटी फंड अच्छा है, तो इंडेक्स फंड बता दिया मैंने, इंडेक्स है, चलो हाँ, उसका कुछ नहीं देखना, डाल दो पैसा भूल जाओ, डाल दो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ, उसकी कोई टेंशन नहीं। डेट फंड में कोई भी शॉर्ट टर्म डेट फंड ले लो, कोई भी ले लो, सारे एक जैसे ही मूव करते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छी जाने मानी कंपनी का जैसे एक्सेस हो गया, ICICI हो गया, HDFC SBI हो गया, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल नहीं, जो इंडियन ओरिजिन है, जिनकी बहुत बड़ा बेस है, उनका देखो। मोतीलाल ओसवाल छोटा सा है, ओके, ज़्यादा रिटर्न देगा, लेकिन स्टेबिलिटी या फिर कहीं दिक्कत आ गई तो आप कौन से मोतीलाल ओसवाल, बताना मोतीलाल ओसवाल का ऑफिस का है? नो आइडिया, नहीं पता ना। Right. HDFC का है पता है, ICICI का पता है, SBI का दिक्कत है पता है। तो यही आपके वही फेवरेट शेयर्स हो गए, FMCG और बैंक इंडस्ट्री सेक्टर बस वाटर सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाएगा, या फिर पेट्रोल स्कूटर नहीं चलाने, ऑटो इंडस्ट्री गई, ठीक है। FMCG तो डेली रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बैंकिंग क्या लो, पैसा चाहिए लोन से ही बढ़ेगा। आपके टाइम्स
आपके हिसाब से आने वाले टाइम में ये एनर्जी इंडस्ट्री, एनर्जी बैटरी, एनर्जी में काफ़ी स्कोप है, बैटरी, लिथियम, ईवी, लिथियम, इनमें बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्कोप है. स्टिल आई वुड प्रेफर कि मैं ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करूं रादर देन इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग करूंगा मैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये नहीं पता कि कब कौन सा स्टॉक आज दिखा रहा है कि यार बढ़िया है, आगे जाके बढ़ सकता है, और कल नहीं पता कि कौन सी कंपनी ऐसे आ जाए जो उस कंपनी को भयंकर कंपटीशन बढ़ जाए और वो स्टॉक 50% गिर जाए. तो आप इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सजेस्ट करते? शॉर्ट टर्म अगर लिक्विडिटी चाहिए? अच्छा, करता हूँ, लेकिन वही इक्विटी जिसकी मोनोपोली है और उसका कंपटीशन बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ओके. विच कंपनी? आपका हो गया डोमिनोज टाइप, जुबिलेंट फूड हो गई. जुबिलेंट फूड, अच्छा है, हाँ राइट. शैम्पू वैम्पू साबुन वगैरह ये सब यूज़ करते हो, हिंदुस्तान होगी. कोलगेट का ब्रश वगैरह, ये कोलगेट्स करते हो, ये सब कोलगेट हो गई. कोका-कोला, ठीक है, तो अभी चलो इंडिया में नहीं है. कोका कोला इंडिया में नहीं है, ठीक है. आप साबुन वो चमड़ी आईटीसी करते वगैरह हो, ना, आपका एचयूएल आईटीसी. आईटीसी ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, उसके कंपटीशन हर जगह पे. अच्छा. अगर आप एफएमसीजी में जाओ तो आईटी से कंपटीशन मारिको है, जुबिलियंट है और एचयूएल है. हॉस्पिटैलिटी में जाओगे तो लेमन ट्री है, आईआरसीटीसी है, वगैरह वगैरह. अगर आप पैकेज सिगरेट्स में जाओगे तो वीएसटी है और बाकी है, ठीक है, बाकी फॉरेन ब्रांड्स है. अगर आप उसको और कौन सी चीज़ में लिकर में है गेस? लिकर में नहीं है, आईटीसी नहीं. अच्छा, ठीक है. मेन चीज़ एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी और यही दो तीन चीज़ें हैं. दो तीन चीज़ें ही हैं. सिगरेट से ज़्यादा मेन उसका प्रॉफिट, चंक ऑफ प्रॉफिट वही है. अब क्या, सिगरेट में टैक्स बढ़ रहा है और फॉरेन ब्रांड की सिगरेट ज़्यादा आ रही है, तो सिगरेट की वजह से ना इनका जो रेवेन्यू है पॉसिबली कम होता जाएगा. बिकॉज जो आज की यंग जनरेशन है जो कि मारती है सिगरेट, वो फॉरेन ब्रांड प्रेफर करती है, ना कि गोल्ड फ्लेक. गोल्ड फ्लेक कौन प्रेफर करते हैं? जो 35+. हाँ, 35+, ये सब. मैंने ही नहीं देखा कि गोल्ड फ्लेक कोई यूज़ कर रहा है जो 25 से नीचे का. हाँ, मैंने परसों सुना था कोई सब वो पाइन कुछ आता है. हाँ, तो वो पीते हैं. अब देखिए, जब आईटीसी का सिगरेट का बिजनेस सब ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है आईटीसी इतना बढ़ेगा? इसी वजह से आईटीसी जो ना अपना मेन फोकस सिगरेट से थोड़ा कम करके एफएमसीजी में डाल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनका क्या हाल होने वाला आगे. ओके. फॉरेन ब्रांड की सिगरेट्स आगे के टाइम पे बढ़ने वाली है. आईटीसी का शेयर जो सिगरेट से आता था 60%, वो घट जाएगा, एफएमसीजी से बढ़ जाएगा. लेकिन एफएमसीजी में उसका इतना कंपटीशन है कि वो उस लेवल पे नहीं जा पाएगा जो उस लेवल पे बाकी लोग पहले से मौजूद है. नेस्ले को नहीं बीट कर सकता, मैगी में कोई नहीं कर सकता, कॉफ़ी में नेस्ले को कोई बीट नहीं करता, वैसे ही मारिको को तेल में कोई बीट नहीं कर सकता, हिंदुस्तान को शैम्पू साबुन में बीट नहीं कर सकता. आईटीसी इन सब का मिक्सचर है जो कि आईटीसी अभी भी किसी को बीट नहीं कर पा रहा. बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई है ऐप, ग्रो से होता है. लेकिन आईटीसी का एक और बेस्ट चीज़ है कि आईटीसी आप स्टेबल स्टॉक है, डिविडेंड इतना अच्छा देता है कि लॉन्ग टर्म में आप अगर डिविडेंड इनकम भी आ रही है ना, ठीक है. आईटीसी अगर ऐसे से जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है. ओके. डिविडेंड 5% दे रहा है ना, 5% दे रहा तो आपके 10 साल में तो पूरी कैपिटल रिकवरी हो गई, बाद में पड़ा रहेगा शेयर, क्या दिक्कत है. प्लस लिक्विडिटी भी बढ़ गया कभी तो निकालना है कैश आउट. बढ़ गया तो ज़्यादा डिविडेंड आ गया, कम हो गया तो कम डिविडेंड आ गया. लेकिन इन 5 to 10 years गैप में आपकी जो पूरी कैपिटल का पैसा आईटीसी आपको दे ही देगा वापस. ओके. ऐसा कोई टेंशन वाली कोई चीज़ होती नहीं है. ठीक है. और कोई बिगिनर्स के लिए टिप, क्या नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में? क्या नहीं करे, स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए. स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, कभी भी टिप्स नहीं सुननी चाहिए. करना क्या चाहिए? खुद की नॉलेज बढ़ानी चाहिए, स्टडी करना चाहिए. मैं पिछले 1.2 ईयर्स से डेली कम से कम 5 से 6 घंटे स्टडी करता हूँ अबाउट फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स डेली. अब लगा लो 365 डेज इंटू 5 आवर्स कर लो, 380 डेज हो गए मेरे को, इंटू 5 आवर्स कर लो. इतनी नॉलेज है जो कि 3 साल के कॉलेज में भी इतनी पढ़ाई नहीं होती होगी, कभी नहीं करी होगी अपने, बट जितनी मैंने 1 साल में पढ़ ली है. तो कितने घंटे हो गए मैं बताता हूँ. और ये इसका भी कैलकुलेशन. हाँ बिल्कुल, इसका जो है ये नॉलेज वाली, एक होता है स्टडी वाली, एक होता है नॉलेज वाली. ये क्यूरियस होना काफ़ी ज़रूरी है. 4 घंटे लगा लेता हूँ इंटू, मेरे को 1.2 ईयर्स हो गए ना, इंटू 365, 430 दिन 40 दिन हो चुके हैं, ठीक है, इंटू 4 घंटे, 1760 आवर्स की मेरी नॉलेज वाली स्टडीज़ है. 1760 आवर्स की नॉलेज वाली स्टडीज़ एंड एक्सपीरियंस जो मैंने गलती करी है
मिक्स, ठीक है। जब कॉलेज में पढ़ते हो तो आप मुश्किल से 1 महीना पढ़ते हो, ठीक है, और उस 1 महीने में भी 3 घंटे पढ़ते हो, 3 into 30 और कभी कभी लेट होते हैं और जैसे इंटू हम 4 सिर्फ आप 360 घंटे पढ़ते हो कॉलेज में, जो कि आप पूरी लाइफ के लिए अप्लाई करते हो। और मैंने 1760 घंटे इसके लिए पढ़ा है, जो कि मैं डाई हार्ड पढ़ा है, जिसमें मैंने एक्सपीरियंस भी गेन किया। कॉलेज में आप एक्सपीरियंस भी गेन नहीं करते, सिर्फ 360 घंटे पढ़ते हो प्रैक्टिकलिटी कम ही है 3 इंडिया साल में में। तो पढ़ाई में। और प्रैक्टिकलिटी भी नहीं, नॉलेज कम है, स्टडी ज़्यादा है। 360 घंटे की नॉलेज कम, स्टडी ज़्यादा, प्लस प्रैक्टिकलिटी भी नहीं है। वो आप पूरी लाइफ लर्न कर रहे हो। अब सोचो मैंने अपने आप को कितना ट्रेन किया है अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए। मैंने इतना मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ट्रेन नहीं करी। 1760 आवर्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज अ लॉट। एग्जैक्टली, इट्स अप्रॉक्सिमेटली लाइक मैंने 10 साल की पढ़ाई करी है 1 साल में। और जब आपके 10,000 आवर्स हो जाएंगे, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, 10,000 आवर्स है, हाँ, कि आप 10,000 आवर्स किसी में इन्वेस्ट करो तो आप परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो जाते हैं। बेसिकली परफेक्ट नहीं, एक्सपर्ट बन जाते हो एक पर्टिकुलर नीश मुझे लाइन में। यानी 5 साल लगेंगे 10,000 आवर्स पहुंचने में। हाँ 5 साल में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, अभी नहीं। हाँ, स्टॉक मार्केट के बारे में कि कुछ भी पूछूं या कुछ भी रेट पूछूं तो ऑन द टिप्स ऐसे कि ये है, यहाँ मत करना, इसको देखो, इसको ना देखो। I am just 4 years away from being expert, but 4 years. कंसिस्टेंसी। Listen, मैंने एक वो स्टार्टिंग में बताया था कि it takes time. मेरा 4 years का बिजनेस एक्सपीरियंस एंड नाउ 4 years इन स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस, तब मैं जाके हो सकता हूँ कि भाई नाउ आई कैन गो फुल ऑन एंड 100% प्रो बिजनेस में प्रो अब बन रहा हूँ। 4 साल के इन्वेस्टमेंट के टाइम के इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक मार्केट तो 4 से 5 साल देने पड़ेंगे, नहीं देते तो भैया आप नहीं बने हैं उसके लिए। राइट, सो ठीक है, ऑल राइट। सो आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आर डन। सो स्टडी, gain knowledge about your environment also, your interest, राइट। इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा। जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर ऑफिस के साथ साथ कर रहे हो तो वो और बेटर रहेगा, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा अपडेटेड रहोगे, राइट। देन डू अ एनालिसिस ऑन द कंपनी कि वो कितने डेट में है, कितनी डेट फ्री है, या फिर उसके स्टॉक्स का हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है। जिसका हिस्टोरिकल ट्रेंड है उसको ही एनालाइज करते हो, जिसका नहीं है तो कैसे करोगे, ठीक है। और बेट्स में मत आओ, छोटे वैल्यू वाले शेयर्स की। टिप्स पे मत जाओ, लोगों की रैंडम टिप्स जो मिलती हैं तुम्हें कहीं से भी, ठीक है, उस पे मत जाओ। एंड दैट इज़ इट आई गेस। एनालाइज एंड देन इन्वेस्ट, कि रैंडम ऐसे गधों की तरह नहीं, प्लीज़। एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उस बंदे ने बोलता अगर मेरे पास 40,000 रुपये होते तो मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। उस वक्त पास्ट में की वीडियो थी, 40,000 का MRF का एक शेयर था, एक शेयर, और एक स्टॉक था, उसका स्टॉक प्राइस था 15 रुपये। तो उस बंदे की मेंटालिटी ये थी यार ज़्यादा शेयर मिलेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, लॉस भी तो, ठीक है, और MRF का शेयर यार एक ही मिलेगा और एक ही तो क्वांटिटी है। MRF का शेयर प्राइस आज की डेट में हो गया है डबल, और वो स्टॉक हो गया है हाफ, जो 15 रुपये वाला था। कितना शेयर प्राइस होगा? 40,000 वाला 90 प्लस चला गया इस साल, ठीक है, और जो स्टॉक 15 रुपये का था वो 7 रुपये हो गया है। शेट। तो क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। एग्जैक्टली, प्राइस डजंट मैटर, वैल्यू मैटर्स। एग्जैक्टली। तो लाइफ में भी यही अप्लाई करो, क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे तुम्हारी इंटरेस्ट हो, कुछ भी, क्वालिटी इज द न्यू thing, right? So let's even in workout also even in workout quality of reps matter, quantity of reps doesn't matter, right? कि अगर quality of food matter, quantity of food doesn't matter, कुछ भी हो। quality reps में तो ये आ गया कि वेट ज़्यादा उठा के सिर्फ आधा मार रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अक्षांश के साथ डिस्कस कर चुके हैं, एक और करेंगे इसके साथ, भाई के साथ भी, और अक्षांश के साथ एक पूरा फिटनेस के ऊपर प्रॉपर, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।